Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah, and it's a brand new week. और खुश हम इसलिए हैं क्योंकि weekend was really nice and it rained here in Karachi. Not like it did शायद rain. आप expect कर रहे हो कि भाई हमारी rain का कोई comparison बाकी पाकिस्तान से नहीं हो सकता, लेकिन the fact that it did rain और बेशक 10-15 या whatever minutes की हुई हो, लेकिन तेज़ बारिश थी एंड फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, गर्मी उतनी है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, गर्मी उतनी है। जल्दी से ये बता दें आपको। की वही कैफियत है, लेकिन अदरवाइज भी मुल्क में यही सूरत हाल रहती है। मानसून की जब भी बारिश होती है कि कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी थोड़ी देर बाद और बढ़ जाता है। अभी वो खुल के बारिश नहीं हुई है। मतलब वो दिल को जो तसल्ली होती है ना कि हाँ अब कुछ दिल को, चलो मौसम जो भी हो कि दिल को तो ठंडक पड़नी चाहिए। अगर हम अपनी रिहाइश और दफ्तर का ही फासला तो 15-20 मिनट की मुसाफत है, लेकिन अक्सर औकात ही ऐसा होता है कि या तो दफ्तर की तरफ बारिश हो रही होती है और घर की तरफ नहीं हो रही होती है, या घर की तरफ हो रही होती है और दफ्तर की तरफ नहीं हो रही होती है। जैसे कहते हैं ना, पिक वन, आपको एक जगह चूज करना है, हम आपको वही फाइलर। बिल्कुल, कोई ये आज कह रहा था, लग रहा है ये जितने नहीं हो रही ना जहां, वहां ज्यादा नॉन फाइलर्स की। देखो तो हमारे इर्द गिर्द अगर नॉन फाइलर्स हो तो हमें भी सफर करना पड़ता है फिर उनकी वजह से। बट हैविंग सेड दैट, हियर आर सम विजुअल्स फॉर यू इन केस आप माने ही ना कि जी हमारी बारिश हुई है कि नहीं। वैसे ये बारिश तो नहीं, अब तो ये गंद पड़ा हुआ है, ये क्या था? हाँ, गंदगी से सूरत हाल थी, वो तो हो ही जाता होता है, that goes hand in hand, but otherwise we did get a bit of rain and it was nice. At least दरख्त धुल गए। आपको पता है ना, वो ग्रीनरी खत्म हो गई थी, ब्राउनरी रह गई थी, तो अब जरा ग्रीन जो है वो वापस निकल आया। अच्छा जी, आलमी मंजरनामे से बहुत बड़ी खबर आई है कल, और जियो न्यूज ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। हमें पता होता है ना, तो हम आपको बिल्कुल आपको बता दें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया, ये हम स्पेकुलेशन और इस किस्म की बातें तो हो रही थी कि उनकी हेल्थ अब उनको अलाउ नहीं करती, उन्होंने खुद भी ये कह दिया था, बट फाइनली ही डिड अनाउंस दैट, और कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। और लेकिन आपको पता है कि ये दिहाइयों बाद हुआ है कि एनी प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम जिसकी चल रही हो, फर्स्ट टर्म जिसकी चल रही हो, वो री इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए, उस दौर से बाहर हो जाए और वॉलंटरीली बाहर हो जाए। 1968 में हुआ था कि लिंडन जॉनसन थे, उन्होंने अपनी सेकंड टर्म जो है उसको कंप्लीट ना करने में ही आफियत जानी थी, लेकिन दिस इज द फर्स्ट इन हिस्ट्री एज़ वेल। कुछ हुआ था, एक प्रेशर था उन पे, बट एनीवे यस, तो ये भी बड़ी रेयर किस्म का ओकेजन है जहां बड़ी रेयर चीज़ें वैसे हो ही जाती हैं। एनीवे जी, फिर आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबासे में बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी, वो तो आपको पता ही है डिबेट में क्या हुआ था। उस डिबेट के बाद से डिबेट चल रही थी। एग्जैक्टली, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड आर दीज द यू नो पीपल जिनमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो खैर बड़ा उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, और उनकी अपनी डेमोक्रेट पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी आफ्टर दैट डिबेट। वैसे ये It doesn't feel very good. अच्छा, सारा जो रायता है ना, या सारा रायता ही कहते हैं, फैला वो डिबेट के बाद ही है, और उसमें इंतहाई मायूस कुन इनकी कारकर्दगी थी। और सदर बाइडन ने कहा कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम को आगाह करेंगे। जो बाइडन ने अपनी जगह, और फिर उन्होंने कर दिया अपनी जगह, नायब सदर कमाला हारिस को की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी है। जब उन्होंने तौसीक की, कमाला की, तो फिर और बहुत सारे लोग, फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन सामने आए, हिलरी क्लिंटन ने भी साथ ही तौसीक कर दी, लेकिन बराक ओबामा एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पैगाम मखसूस रखा है जो बाइडन की हद तक, और उन्होंने उस तरह से कमाला हैरिस की नामजदगी या उनकी तौसीक नहीं की है। एक एंडोर्समेंट होती है, तो उन्होंने वो एंडोर्समेंट नहीं दी। अमेरिकी तारीख में पहली मर्तबा एक गैर सफ़ेद फाम खातून अमेरिका की सदारती उम्मीदवार होंगी, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और ऑब्वियसली जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से, मतलब एक इंटरेस्टिंग होता है ना, आप नज़र भी रखते हैं। वो कहते हैं जी, अगर कमाला इनकी उम्मीदवार हुई, सदारत उम्मीदवार डेमोक्रेट्स की, तो इनको हराना एज इन रिपब्लिकन्स के मुताबिक है। डोनाल्ड ट्रंप की भी स्टेटमेंट आ गई है, इनको हराना जो बाइडन से कहीं ज़्यादा आसान होगा। लेट्स सी, अभी बहुत वक्त है बाय द वे, और एक तैयारी कर रहे हैं डेमोक्रेट्स। जाहिर है उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल नॉमिनी अब देना है, उसको किस तरह से चूज़ किया जाता है। उनके लिए भी उनके पास फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आपको पता है कि नॉमिनेशंस आती हैं, तो लेट्स सी एक्चुअली इन द एंड कौन होगा। अच्छा, अब जरा अपने मसलों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मसले तो ख़त्म होते नहीं हैं, और ये वो एक मसला है जिसमें हम
एक्चुअली पिछले हफ्ते से ही बात कर रहे हैं। महंगी बिजली ने हर पाकिस्तानी को परेशान कर रखा है और बिल जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ख़ास तौर पर जून के बिल आवाम पर बिजली बनकर गिरे हैं और सनतकार भी चीख रहे हैं कि मौजूदा रेट्स पर सनतें चलाना नामुमकिन हो गया है। कई छोटे यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। घरेलू सार्फिन को एक यूनिट 50 रुपए तक पड़ रहा है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि बात कहाँ तक फिर पहुँच जाती है। और इस महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह वो मुआहदे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो IPP से किए गए हैं। और ये IPPs बिजली बनाएं या ना बनाएं, कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर रकम आवाम की जेब से जारी है। ये सारी चीजें हमने आपको पिछले हफ्ते भी समझाई थी। वील डू इट अगेन। हुकूमत की जानिब से IPPs को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी सामने आई हैं। गुज़श्ता साल IPPs से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, मगर 3127 अरब रुपए की अदायगियां हुई हैं। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई है। दस्तावेज के मुताबिक 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हपको, केपको और दीगर शामिल हैं। कैपेसिटी से 25% कम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 568 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई है। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की, अभी ये हो रही है बात, जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नैपरा को दरखास्त कर दी है। नैपरा उस पर समाअत करेगा और उसमें फिर इजाफा किया जा रहा है। तकरीबन 2 रुपए 11 पैसे फी यूनिट इजाफा तो मांगा गया है। नैपरा अब दरखास्त पर समाअत कर तारीख मुकर्रर करेगा और दरखास्त मंजूर की गई तो सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। महंगी बिजली का मसला इतना संगीन है कि अगर हुकूमत इसका कोई हल नहीं निकालेगी तो खुदा न खास्ता अमन और अमान का मसला पैदा हो सकता है। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, हो गया है। अब इससे ज्यादा क्या होना है। लेकिन बात यह है कि ये नाअहली तो हुकूमत की हुई ना, जिसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट करें, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उन्हीं की वजह से तो सारा प्रॉब्लम बनी हुई है। सो यू रियली नीड टू लुक इनटू इट। इस तरह तो आगे नहीं बढ़ते जाएंगे, लेकिन डर यही है कि इसी तरह ही बढ़ते जाएंगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है जो तकरीबन 18-19 रुपए पर यूनिट पड़ती हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट से भी बड़ा चंक हुमा, एक तो ट्रांसमिशन और लाइन लॉसेस भी हमारे पल्ले आते हैं। फिर सर्कुलर डेट किस तरह पूरा करना है वो भी हमारे पल्ले पड़ेगा। फिर टैक्सेस की भरमार। अच्छा, साबिक निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का इस हवाले से क्या कहना था, जरा ये भी आप देख लें। आपको इनके साथ बैठ के जो है अगर कैंसिल करना पड़ता है, आपको स्टेज पे भी जाना पड़ेगा कि आप टेक ओवर करें इन प्लांट्स को, अगर सॉवरेन आपकी गारंटी है, और उसके बाद टेक ओवर करके प्राइवेटाइज करें। और टर्म सीधी है, जो सस्ता है वो बेचे। अगर ये पावर प्लांट्स हैं तो ये बिकेंगे और ये बिक के एफिशिएंटली चलेंगे। आप छुप रहे हैं उसके पीछे किसके, कि जनाब इसमें CPEC के चाइनीज ओनरशिप के प्लांट है, उनको बाद में डील कर लें। वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप अपना स्टेप लेंगे पहला कि अपने आप को टेक एंड पे पे ले जाएंगे, आप अपने प्राइवेट सेक्टर को टेक एंड पे पे लेके जाएंगे कि भाई बिजली बनाओ, बेचो और उसके पैसे लो। किस बात के पैसे ले रहे हो बंद प्लांट के? देयर यू गो, ये सब कुछ तो आपने सुनी लिया ज़रा इस पर बात। लेकिन बात यह है कि जितनी भी तजावीज़ आ रही हैं कि आप रीनिगोशिएट करें और चाइनीज़ प्लांट्स के बारे में आप बाद में बात कर लें, अगर आपको लगता है दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू, तो उसको बाद में आप। और ये जो IPPs जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स की जाती है, इसमें 40% गवर्नमेंट के हैं या फिर और लोगों के हैं, जो फैमिलीज जिसका जिक्र किया जा रहा था। फिर साथ ही एक और बात, उस दिन हमारे पास अवैस लगा रही थे, बात इस पर कम होती है। मेरिट ऑर्डर के हिसाब से हमारे बिजली घर नहीं चलते हैं। हमारे सस्ते बिजली घर साउथ में मौजूद हैं, हमारे महंगे बिजली घर नॉर्थ की तरफ है। हमारे नॉर्थ के या महंगे बिजली घर पहले चलते हैं क्योंकि हम साउथ से नॉर्थ बिजली पहुंचा नहीं सकते हैं। सो ये किसकी नाअहली है? फिर सर्कुलर डेट को मैनेज ना कर पाना भी सिर्फ नाअहली है, और उसका खमियाजा कौन भुगत रहे हैं? मैं और आप अपने बिजली के बिलों में। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं। शहबाज राना, थैंक यू। अब ज़रा हमें दोबारा समझाएं, हम सही समझ रहे हैं कि ये जो बोझ आवाम पे लादा जा रहा है ये अवॉइडेबल है, और अगर एक्चुअली कोई इंटेलिजेंट माइंड साथ बैठे, ये कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट हो, तो ये सब कुछ किया जा सकता है, बट देयर इज़ नो विल टू डू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बिल्कुल अवॉइडेबल है और किसी के साथ बैठने की भी जरूरत नहीं है। वो सेकंड स्टेज आएगी किसी के साथ बैठने की। राइट। पहला काम जो होना है
वो हुकूमत के अपने घर से होना है। पाकिस्तान में जितनी फीसद बिजली पैदा होती है उसका 52% हुकूमत पैदा करती है। 52% हुकूमत पैदा करती है। और जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स की भी आप बात कर रहे थे, उसका बकौल गौहर एजाज साहब के 45% सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को जा रहा है। आप चीन प्रॉब्लम नहीं है, हम चीन के पीछे छुप रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और, प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर है। और मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे सच नहीं बोला जाता। जब सच बोलते हैं तो नीयत ठीक होती है। जब आपका आगाज ही हर बात का झूठ से होता है, और गालिबन जी मिनिस्ट्री हमारी वाहिद मिनिस्ट्री है जो सुबह 1 नंबर देती है, शाम को दूसरा नंबर देती है। उनके एक ऑफिशियल 1 नंबर देते हैं, मिनिस्टर दूसरा नंबर देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी बात इसके अंदर ये कि आज हम सब कह रहे हैं कि गलत मुआहदे साइन हो गए, ये किसने किए थे? ये मैंने और आपने तो जाके किए नहीं थे। तो जिन लोगों ने किए उनके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही? ये एक ऐसी एक दलदल में हम आप दंसते जा रहे हैं जिसके निकलने का बड़ा ही एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कि आपको पता है 52% ऑफ टोटल पावर जनरेशन और 45% ऑफ दी आइडल कैपेसिटी पेमेंट एज पर गौहर एजाज। उसके बाद हमारे जो अपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो पाकिस्तान के, वो हमारे घर के अंदर 70 से 80% प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर कोई आज तक किसी ने सरकारी सतह पे बात की अदर देन गौहर एजाज? और अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आए बाएं शाये करते हैं, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू में मान जाते हैं हाँ जी हम ठीक कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब पता नहीं वो प्रोसेस किस स्टेज पे पहुंचा है, ये भी नहीं एग्जैक्टली बताया जाता है। शहबाज साहब, एक तो कैपेसिटी पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, 18-19 रुपए जितने भी उसको परसेंटेज में आप ले लें पर यूनिट पड़ती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक, इससे ज्यादा बड़ा चंक जो हम टैक्सेस की मद में दे रहे हैं, जो हम सर्कुलर डेट की मद में दे रहे हैं, जो हम ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस की मद में दे रहे हैं, जो हम पता नहीं पीटीवी की फीस और फलाना की फीस और ढमकाना की फीस, और वो उसका पर यूनिट हिसाब किताब क्या पड़ता है? देखिए, अगर थोड़ा सा इसको ब्रेकअप ले लें, ये नंबर है क्या? हमारा जो बेस यूनिट है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इस वक्त एवरेज है, वो 33 रुपए फी यूनिट है। इस 33 रुपए फी यूनिट के अंदर तकरीबन 18 रुपए है आइडल कैपेसिटी पेमेंट के। ये मैं बता रहा हूँ जो नया यूनिट 1 जुलाई से लागू हो रहा है। तकरीबन 11 रुपए है बिजली की कीमत, 11 रुपए बिजली की कीमत, 18 रुपए रफली आपका आइडल कैपेसिटी पेमेंट, और 3 से 3.5 रुपए फी यूनिट जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके घर तक बिजली पहुंचाती है वो आपसे लेती है, कमीशन कह लें, उसकी सर्विस चार्जेस लेती है। अच्छा, ये है बेस टैरिफ। इसके ऊपर फिर ये होता है कि चूंकि हुकूमत ने एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को सब्सिडाइज करना है, होता ये है जो उससे भी बड़ा जुर्म है। बेस टैरिफ 33 रुपए है और मैक्सिमम बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी फी के हमारी जो प्राइस है वो 48 रुपए 82 पैसे है, तकरीबन 49 रुपए। अब 33 और 49 का फर्क क्यों है? ये मेरे से सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान रिकवर करके उन लोगों को दे रही है जिनको सस्ती बिजली दे रही है। अगर आपके बजट में जगह नहीं है तो मत दो सब्सिडी। एक तरफ मुझे आइडल कैपेसिटी पेमेंट से मार रहे हो, दूसरी तरफ से आप सर्कुलर डेट से मार रहे हो, तीसरी तरफ से लाइन लॉसेस और थेफ्ट से मार रहे हो, और ओवर एंड अबव 12 से 16 रुपए फी यूनिट आप मेरे से सब्सिडी मेरे से ले रहे हो एज अ कंज्यूमर, और लेके आप दे रहे हो उसको जिसको जिन अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे माशरे का बहुत बड़ा तबका अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे नहीं है, आइन मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास। अब यह आ गई बेस प्राइस। अब आपने फरमाया टैक्सेस, इसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? पीटीवी फी सबको पता है, 18% सबको पता है, फिर एक आता है फर्दर टैक्स, फिर एक आता है एक्स्ट्रा टैक्स। अब नाम भी टैक्सेस के मतलब they did not even नाम ही नहीं दिए, फर्दर कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। बॉदर के इसको भी कोई लबादा दे दे, कोई मुश्किल सा नाम, ताकि हम कहें वाकई कोई चीज होगी। उसके बाद एक 25,000 रुपए से ज्यादा अगर बिजली का बिल है और आप नॉन फाइल का भी आप जिक्र फरमा रहे थे, उसके ऊपर 7.5% टैक्स। फिर एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज जो इस मुल्क के साथ जुल्म होता है, चूंकि सेक्रेटरीट हुकूमत की नालायकी की वजह से और तमाम वो तो है ही, जो 800-900 अरब रुपया कहीं पार्क करके रखा हुआ है, उसको कर्ज लिया बैंकों से, उस कर्ज का सूद मेरे बिल के जरिए लिया जा रहा है, डेट सर्विसिंग चार्ज, फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, फिर उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर एक टैक्स, तो ऑन एन एवरेज, और फिर लाइन लॉसेस जो इनके जो जहां से रिकवरियां नहीं होती हैं वो भी
सुने, बताए या गैर बताए, हमारे दिलों में डालते हैं। एक और चीज़, क्योंकि हम ऑब्वियसली आवाम को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और यकीनन ये वो चीज़ है जिससे टेम्पर बड़ा आपका बढ़ सकता है कि ये क्या हमारे साथ मजाक हो रहा है। लेकिन ये बताएं कि पूरे मुल्क में जो टैरिफ है, जो बिजली की कीमत है, क्या वो एक है जो सिंध में होगी, जो पंजाब में होगी, जो केपी में होगी? इज इट वन या फिर इट डिफर्स कि अगर आप प्राइवेट प्रोवाइडर से ले रहे हैं तो कुछ और होगी, अगर आप ये नेपरा पेप्को वगैरह से ले रहे हैं तो कुछ और? क्या डिफरेंस है ये बताएं। देखिए, जो तो हुकूमत खुद बिजली खरीदती है मुख्तलिफ पावर प्लांट से, उसके तो रेट्स डिफरेंट है ना। हाइडल जो हाइडल से आप प्रोड्यूस करते हैं उसका और है, न्यूक्लियर का और है, कोयले का और है, एलएनजी का और है। लेकिन जिस कीमत पे हुकूमत सबको बेचती है वो एक यूनिफॉर्म टैरिफ पूरे पाकिस्तान में यकसा टैरिफ है। लेकिन उसमें सिर्फ ये एक फर्क होता है कि अगर आप 100 यूनिट के कंज्यूमर हो तो आपका रेट और है, और अगर 700 यूनिट से ज्यादा के कंज्यूमर हो तो रेट आपका और, मतलब उसके अंदर स्लैब्स है। बट वो कंज्यूमर 100 यूनिट वाला अगर कराची बैठा हुआ, इस्लामाबाद या फैसलाबाद बैठा हुआ, उसका रेट एक। या इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा बिजली चोरी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में और सिंध में होती है। और जो सबसे ज्यादा बिल्स पे करते हैं वो पाकिस्तान की 4 या 5 जो हमारी यूटिलिटी कंपनीज हैं, जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके जो कंज्यूमर्स हैं ये बिल पूरा पे करते हैं। चूंकि कहीं कोई बिल नहीं पे कर रहा और इसके बावजूद हुकूमत ने उसको वही टैरिफ देना है जो इस्लामाबाद का या फैसलाबाद का कंज्यूमर दे रहा है, तो उसकी कॉस्ट में भी जो है हमें पास ऑन हो जाती है। तो एक यकसा टैरिफ का निज़ाम पूरे मुल्क में लागू है। आपका जो पहले सवाल था ना कि कीमत क्या है, अभी जो 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ी है, उससे पहले जो एवरेज टैरिफ पर यूनिट पर कंज्यूमर को कर रहा है कॉस्ट, वो 62 रुपए है। ठीक है जी। अब 62 रुपए के ऊपर आप 7 रुपए और डालें मिनिमम, इसमें जीएसटी भी शामिल होगा, तो 70 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आपको जो अगस्त के अंदर बिल डिलीवर होगा जुलाई का, वो 70 रुपए। 33 आप भूल जाएं, हमें 70 80। अब ये बता दें शहबाज, लास्टली इसके बहुत सारे हल तजवीज़ किए जा रहे हैं, प्रपोज किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। सबसे पहले तो सरकार को इस कारोबार से बाहर आना होगा। ये इदराक है, ये मिनिस्टर्स आके बात भी करते हैं, वो किस स्टेज पे है प्रोसेस? देखिए, ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। जिसका सबसे ज्यादा शोर किया जाता है उसका पूरी कहानी में जिक्र। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो फेज 2 का हिस्सा है, और फेज 2 के ऊपर भी काम तब शुरू होगा। इस वक्त पावर डिवीजन ने वर्ल्ड बैंक को हायर किया हुआ है कि वो प्लान देगा, आप ये बात जरा गौर कीजिए, वर्ल्ड बैंक हमें प्लान देगा कि जिसके बाद फिर फैसला होगा कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इनको बेचना तो है, इनकी डायरेक्ट सेल करनी है, इनको लीज के ऊपर या कंसेशन के ऊपर देना है, या इनको गवर्नमेंट। तो जो मिनिस्टर आके बातें करते हैं कि हम तो बस ऑन इट हैं, हमने इसी तरफ जाना है, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अभी तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अभी बहुत दूर है सारा मामला हो रहा है, लेकिन फेज 2 का हिस्सा है ये। इनका ख्याल ये है कि एंड ऑफ सितंबर तक हमें वर्ल्ड बैंक प्लान दे देगा, उसके ऊपर आप अपना इन हाउस काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ कर भी लें और गवर्नमेंट जो जिसकी हालत आपको पता है सियासी तौर पर बहुत पतली हो चुकी है, वो सारे प्रेशर लेने के लिए तैयार भी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पहली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है आपकी वो जाएगी फरोख्त की तरफ 1 साल से पहले। हैविंग सेड दैट, उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि कोयटा वाली या हैदराबाद वाली बेचने जा रहे हैं। उसमें भी अगर ये बेचेंगे, अगर बेचेंगे फैसलाबाद, लाहौर या जो आपकी प्रॉफिटेबल है उनको बेचेंगे, तो जो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और अगर आपको कल आगे कोई यह कहे कि हमने पहली दफा ये काम शुरू किया इनको बेचने का, ये काम 2014-15 में बड़ा पीक पे जा चुका था। फैसला Got it, शहबाज राना, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी आज इतना ही रहने दें, बिकॉज इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंड आई एम सॉरी, थोड़ी सी अ बिट ऑफ ए डिसेप्शन, और लोग फिर लेट डाउन भी फील करेंगे कि हम क्यों इसका बोझ उठा रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग इट, जबकि नाअहली इज ऑन द अदर साइड। और प्लीज़ ये इश्तिहार जो चलाते हैं ना कि फ़लाँ यूनिट इस्तेमाल करने वालों को हम फ्री बिजली दे रहे हैं और सब्सिडी हो रही है और धमका हो रहा है, ना चलाएं, क्योंकि और फिर जो बिजली के बिल दे रहे हैं, जो प्रॉपर पेमेंट, उनको तकलीफ भी होना स्टार्ट हो जाती है ना कि तो हमारी वजह से उनको दे रहे हैं, ये हमारे हैं जो आप उनको दे रहे हैं और नाम अपना लगा रहे हैं कि हम आपको रियायत दे रहे हैं। डोंट डू दैट। और अब वो टाइम आ गया कि लोग समझ रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड एनी मोर। मतलब इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या रहा है। वैसे ये वो उलझी हुई डोर है या वो तारों का बिजली से ही अगर जोड़े तो वो बाज नहीं, आप देखते हैं खंभों पे वो बाज नहीं हर जगह, हाँ, वो गुंजल पड़ा होता है। इसको कहाँ से सिरा इसका निकालेंगे, ये वो इशू है।
ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, क्रिकेट की बात करें और विमेंस क्रिकेट की बात करें। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तानी विमेंस ने नेपाल को 9 विकेट से हरा दिया। हाउ अबाउट दैट। पाकिस्तान ने हदफ बाआसानी 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। और पहले मैच में ये भी आपको बता दें कि इंडिया विमेंस ने यूएई को 78 रन से हरा दिया। यूएई टीम 7 विकेट पर 123 रन बना पाई थी और फिर वो भी ख़त्म हो गई। तो लिहाजा इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल तो पाकिस्तान और इंडिया भी ही चल रहे हैं। और ये आपको बता दें, याद दिला दें रादर कि मैचेस हो रहे हैं दम्बोला में। और हमारा जो मैच जिसका आप जिक्र कर रहे हैं नेपाल वाला, पहले नेपाल विमेन ने बैटिंग की जिसने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 108 रन बनाए थे और जवाब में फिर पाकिस्तानी लड़कियां छा गईं और हदफ हमने 12वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। ज़्यादा आगे उनको जाना ही नहीं पड़ा ना। गुलफिरोजा और मुनीबा अली ने पहली विकेट पर 105 रन की शराकत के जरिए टीम की जीत को बहुत तालियां जी। लवली, बहुत बेहतरीन। गुलफिरोजा 35 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुई हैं और मुनीबा अली ने 46 और तूबा हसन 1 रन पर नॉट आउट रहीं और यूं ये मैच रहा पाकिस्तान के नाम। मैच तो देखने वाला होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा विमेंस टीम्स का। सो दैट विल बी हैपनिंग सून एज वेल। मूविंग ऑन, आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बहुत खबरों में है। और आपको बताएं कि बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हो गया। 133 अफराद की जान चली गई। मतलब कोई सीरियस किस्म की बता रहे हैं, ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा है। हालात यहाँ तक पहुंचे कि मुल्क में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ गया। एहतजाज इस हद तक बढ़ा कि मुल्क की आला अदलिया ने कोटा सिस्टम का फैसला वापस ले लिया। आप अंदाज़ा करें ज़रा ये। और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमती किरदार इंतहाई अहम रहा। लगातार चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाली शेख हसीना वाजिद का दावा रहा है कि वो मुल्क में माशी इनकलाब लाई हैं और आवाम की आमदनी में खातिर खा इजाफा अपनी जगह, मगर उन पर इल्ज़ाम है कि वो जमहूरी आज़ादियों पर कतगन लगा रही हैं और सियासी मुखालफिन को कुचला जा रहा है। तमाम हंगामों की इब्तिदा महज इस वजह से हुई कि ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा को कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज से रोका गया। इससे पहले भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को 2/3 अक्सरियत से महरूम, आपको पता ही है, कर दिया गया। आवाम की तरफ से वो मोदी हुकूमत के लिए बड़ा धचका साबित हो चुका है। अब वो आइन में तरमीम नहीं कर सकती है और मोदी हुकूमत भी माशी पॉलिसियों पर बड़ा फ़ख्र करती है। तो हमारे लिए क्या सबक है कि माशी पॉलिसियों पे अगर कोई पार्टी या कोई जमात जो बरसर इख्तदार हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के सबब फ़ख्र भी कर रही हो, लेकिन जहाँ शख्सी आज़ादियाँ सल्ब की जाती हैं, जहाँ आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई जाती है, जहाँ माशरों में सांस लेने को मुश्किल बनाया जाता है, वहाँ फिर इस तरह के फॉल आउट्स होते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन ज़रा मज़ीद समझते हैं कि एक्चुअली अब करना क्या है और वहाँ क्या हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ हैं। फ़खर, समझना भी चाहते हैं, बांग्लादेश में मजमूई तौर पर एक मुस्तहकम माशी सूरत हाल है और हम ख़ुद बांग्लादेश मॉडल का जिक्र भी करते रहते हैं इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, लेकिन वहाँ भी शख्सी आज़ादियाँ, जिस तरह अब्दुल्ला आप जिक्र कर रहे थे, बुनियादी हकूक़, धांधली वगैरह के मामला जो है अब वो आए हैं तो हुकूमत का रहना भी मुश्किल हो गया है। तो क्या फिर ये समझ लें कि सिर्फ माशी तरक्की सियासी इस्तेकाम की ज़मानत नहीं? जी बिल्कुल, देखें, हमें पहले जो बांग्लादेश में अभी मौजूदा सूरत हाल है उसका बैकग्राउंड भी देखना होगा। वहाँ पे बांग्लादेश में पिछले काफ़ी अरसे से एक मूवमेंट चली आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी जो हुकूमत है बांग्लादेशी, उन्होंने अपोजिशन के बड़े बड़े लीडरान को जेलों में बंद किया, तशद्दुद किया, जो उनके वर्कर्स हैं, प्रोटेस्टर्स वगैरह हैं, तो उनको भी ये एक पूरा एक सीक्वेंस है जो चलता आ रहा था, जो कि अब यकदम सामने आया है और प्रोटेस्ट, एक मैसिव जो प्रोटेस्ट सामने नज़र आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें बांग्लादेश की मुआशी तरक्की को भी नज़र में रखना होगा। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ भी बांग्लादेश मॉडल की बात होती रहती है, लेकिन हमें ये भी कंपेयर करना होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क है। बांग्लादेश का अगर देखें पर कैपिटा इनकम वो 2600 कोई $48 है पर जो है, और पाकिस्तान का इसके मुकाबले में 1600
80 के करीब है जो पर कैपिटा इनकम है, तो वो हमारे जो है निस्बतन हमसे कहीं ज़्यादा खुशहाल हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वहाँ पे एक हुकूमत है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही रिजर्वेशंस थी। ये प्रोटेस्ट मैं समझता हूँ कि उसका एक जो कंटिन्यूएशन ऑफ जो हुकूमत की तरफ से वो किया गया है ह्यूमन राइट वायलेशंस, ये उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि ये सामने आई हैं। अच्छा फ़खर साहब, ये भी बताइएगा कि बांग्लादेश हो, भारत हो या अरब स्प्रिंग वाला ज़माना हो, बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं सीखने के लिए। पाकिस्तान में एक तासुर है कि मौशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इंटरलिंक्ड हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट को भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, माशी इस्तेकाम तो कभी भी सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत में आ ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले तो सियासत में जो है वो इस्तेकाम लाना होगा। आपस में जो है सियासी जमातों को मिल बैठ के ये जितने भी तनाज़ात हैं उसको हल करना होगा, उसके बाद ही कहीं माशी इस्तेकाम आ सकता है। और बांग्लादेश ने पहले यही किया, लेकिन अब जो सूरत हाल है बांग्लादेश की, उसमें जब से उन्होंने अपोजिशन को दबाना शुरू किया, वहाँ के वर्कर्स को दबाना शुरू किया, उसके बाद ये सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी तनाजुर देखना होगा कि ये जो बांग्लादेश में मौजूदा प्रोटेस्ट हैं उसमें भी बेसिक जो एक ह्यूमन राइट्स का है इशू है, और उसके साथ साथ जो यहाँ कोटा सिस्टम के हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखें, जो मेन प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे वो 30% के हवाले से कोटा सिस्टम जो पहले बांग्लादेशी हुकूमत में राइज है कि 30% जो 1971 के बार वेटरन्स हैं उनकी फैमिलीज़ को दिए जाएंगी जॉब्स, और बाकी जो है 70% बाकी आम आवाम को। उनकी अदालत ने ये फैसला दिया कि 93% जो है वो आम जो ओपन मेरिट के ऊपर दी जानी चाहिए और 5% सिर्फ वेटरन्स के लिए दी जानी चाहिए। तो हमें भी ये मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ये हमें सीखना चाहिए। जो बांग्लादेश में अभी मौजूदा प्रोटेस्ट हैं उनसे हम सबक सीख सकते हैं कि किस तरह हम मेरिट को जब तक यकीनी नहीं बनाएंगे, अवाम एक हद तक तो बर्दाश्त कर सकती है, नाइंसाफ़ी हो, बेरोज़गारी हो या गुर्बत हो, लेकिन जब अवाम की ये उससे निकल जाता है, बस से निकल जाता है, तो फिर उसके बाद फिर यही इसी तरह देखते हैं जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। मगर ज़ाहिर है यहाँ पे हम आजकल जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भी हम जहाँ ज़रूर ये मेंशन करना चाहेंगे। ठीक है, मुल्क में इस्तेहकाम तभी आता है मौशी इस्तेहकाम जब हो, लेकिन एट द सेम टाइम मौशी इस्तेहकाम चाहे हो भी, जमहूरी आज़ादियाँ अगर सल्ब की जाएँ तो इस तरह के मसले पैदा होते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट में भी हम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ लोगों की जान जा रही है, जलाओ घिराव हो रहा है, अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसकी भी एक हद होती है, उसकी भी एक बाउंड्री होती है। पाकिस्तान के मसलों पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जहां इलेक्शन का कोई एक मसला तो है नहीं, इलेक्शन का, इदारों का, हुकूमत का मसला है, वहां ऑपोजिशन का मसला भी है। ऑपोजिशन भी क्या करना चाहती है, अवाम को तब्दीली के नाम पर क्या नया दे देंगे, इस पर सवाल ज़रूर है। तो फिर अवाम के पास अब ऑप्शंस क्या रह जाते हैं फ़खर? बिल्कुल, जो सबसे अहम पाकिस्तान का इस टाइम मसला है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो चाहे वो रूलिंग हों या उसके साथ साथ अपोजिशन में हों, वो इस टाइम सब अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अवाम की खातिर कोई भी नहीं बाहर निकल रहा है और ना ही कोई आवाज़ उठा रहा है। पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर अगर PTI का एहतजाज होता है तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए होता है, या बाहर उनका कोई एहतजाज होता है तो वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए होता है। तो फ़र्द वाहिद के लिए अगर कोई अपोजिशन जमातें इस तरह जो प्रोटेस्ट करेंगी या उसके साथ साथ स्ट्रगल करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि इससे फिर अवाम इन सियासी जमातों से मुतनफ़िर होती जाएंगी, और यही हम मुझे लगता है कि यही फ्यूचर में ऐसा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत इस टाइम ना सिर्फ ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको, और उसके साथ साथ अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्हें अवाम का सोचना चाहिए। बिजली के बिल देख लें आप, अवाम बिलक रही है। उसके साथ साथ जो महंगाई है हर गुजरते दिन के साथ, चाहे अशिया ज़रूरिया हों, उनकी कीमतें हों, बिजली के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें हों, हर चीज़ हद से ज़्यादा गुजर रही है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनको सिर्फ अपने अपने जो पेटी इंटरेस्ट हैं उन्हीं से ही जो है वो प्यारा किया हुआ है उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पता है, एक सबक बांग्लादेश के प्रोटेस्ट्स में से और भी सीखने के लिए है कि जहाँ आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं वहाँ फिर हालात और बिगड़ते हैं। मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 133 पीपल who have died reportedly, so ये 133 ख़ानदान हैं, और ये वो खला है या ये वो नुकसान है जो पता नहीं किसी की क्या फैमिली के हालात होंगे। कोई अकेला बेटा होगा, बाप होगा, भाई होगा, जो प्रोटेस्ट में मरने मारने माँ होगी, को तुल गए, कौन होगा।
So ये not just figures, these are actually people. These are actually people. These are human beings. These are families. ये घराने हैं. और dependents भी होंगे. Dependents भी होंगे. So हमें ये सब करते हुए ये भी सोचना चाहिए कि at the end of the day कोई भी मुल्क हो, कौम हो, वो एक कौम है, वो एक नेशन है. सो उस चीज को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए. कोई नहीं रखता. बाय द वे, जस्ट बाय द वे आपको बता दें कि हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करें, हमारे यहाँ क्या होता है. अच्छा, ब्रेक लेते हैं, सोचें इस बारे में. Welcome back जी. By the way, Olympics is also around the corner. हाँ, मैं कहने ही लगी थी कि क्या ज़बरदस्त चीज़ है कि ये स्टार्ट हो रहा है इसी हफ्ते 26 को and it will go on till the 11th of August, I think. तो कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो कि कुछ पाकिस्तानी हैं. थोड़ा सा मुझे दुख ज़रूर होता है कि हम 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क और हमारी तरफ से कितने लोग जा रहे हैं? 7 खिलाड़ी ऑलमोस्ट. आप साथ भी आई एम सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पहुंच गए हैं, हम कुछ किसी वाया भटिंडा कह लें, व्हाटएवर, हमने क्वालिफाई किया एंड वी आर देयर. सब ने क्वालिफाई भी नहीं किया वैसे तो. अच्छा, लेकिन उससे पहले एक और आपको खबर भी बता दें कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. कोलंबिया ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज ने अपना गेम जीता, मगर हमजा खान और मोहम्मद इमाद को शिकस्त हुई है. दूसरी तरफ पाकिस्तान के आसिम खान ने भाई अमेरिका में होने वाली जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है. 12,000 अमरीकी डॉलर इनामी रकम भी इन्होंने हासिल की है. और अपने ही हम वतन अशरफ इरफान को 3-1 से शिकस्त देकर जॉर्जिया में होने वाली ये ओपन चैंपियनशिप है जिसका टाइटल आसिम ने अपने नाम किया है. इस साल का तीसरा और करियर का 10वां PSA टाइटल है ये इनका. और इससे कबल साल 2023 में आसिम ने वाशिंगटन में वाइल्ड कार्ड चैलेंजर जबकि मार्च में स्कॉश इंस्पायर्ड चैलेंजर टूर्नामेंट जीता था. सो आसिम इज डूइंग गुड. हाँ, तो यानी बेसिकली हमारा वरना मुकाबला फाइनल में हमारा मुकाबला हम ही से हो जाना था. हाँ. तो अब हुआ है, हम ही से हुआ है बेसिकली. हाउ कूल इज दैट. वैसे स्क्वॉश इज वन एरिया जो कि हमें टोटली टेक ओवर कर लेना चाहिए, बिकॉज हम ही तो थे, तो हम निकल गए बीच में से और फिर बाकियों को जगह मिल गई. अच्छा, इन द मीन टाइम चूंकि हम ओलंपिक्स की बात कर रहे थे तो आपको बता दें एक दफ़ा फिर कि फ्रांस के शहर पेरिस में 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स के शूटिंग इवेंट में पाकिस्तान के 3 शूटर्स जो हैं वो होंगे. बिल्कुल. और GM बशीर और गुलफाम जोसेफ शरीक होंगे. और इन कौमी शूटर्स ने इवेंट की तैयारी के लिए इतवार को पहला ट्रेनिंग सेशन किया जिसकी निगरानी कोच जेनेडी ने की है. अब मैं एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं. नहीं, मैं नहीं बता रही. अभी ओलंपिक में कितने दिन रह गए? 4 दिन रह गए. और चलिए हम बता रहे हैं और हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं शूटर्स के साथ हैं. अपने अपने इंडिविजुअल सतह पे तैयारी भी कर रहे होंगे, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पहला ट्रेनिंग सेशन इन्होंने मिलकर किया कोच जेनेडी की ज़रिए निगरानी, सो इज़न्ट इट सरप्राइजिंग कि लोगों की सालों की तैयारी होती है. होगा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देने वाली हूँ इनको. अच्छा, मतलब 7 तो लोग टोटल गए हैं अब्दुल्ला, उनमें से भी अगर हम कीड़े ढूंढना स्टार्ट करने के पहले, क्यों नहीं, शुक्र करो पहुँच रहे हैं. दूसरा ये कि हो सकता है कि ये वैसे भी इन टच हों और इनकी कुछ ट्रेनिंग मेरा ख्याल है इन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो. यहाँ अपने डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. अच्छा, anyway, we'll obviously be talking about the Olympics more often. अब से अभी ब्रेक ले रहे हैं. अच्छा, कुछ खबरें होती हैं जिस पे बड़ा ही मुश्किल होता है बात करने में, बिकॉज एक तो हम देखते हैं कि आजकल क्या माहौल है, सोशल मीडिया भी है, लोगों को अवेयरनेस भी आ चुकी है. कोई चीज़ हमें उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाती कि लोगों को ना पता हो कि ये करना अभी भी गलत है. जैसे कि अगली खबर हम आपको बता दें कि फैसलाबाद में जहालत और सफाकियत की इंतहा हो गई. एक शख्स ने पता चलने पर कि उसके यहाँ तीसरी बेटी पैदा हो रही है, हामला बीवी को कत्ल कर डाला. मतलब इसकी बात हो रही है कि इन दिस डे एंड एज, ये असल में ये अफसोस की बात है कि हम सुनते हम ये अगर सुने ना कि ये कोई 50 साल पुरानी बात है या ज़माने कदीम में ऐसा होता था, जो हम पढ़ते आए हैं कि
बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये हम सदियों पुरानी बात तो चलें एक्सपेक्ट कर लेंगे कि सदियों पहले ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज 2024 में ज़राए इब्लाग के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, आगाही के ज़माने में, अवेयरनेस के ज़माने में भी ये हो रहा है। यकीनन ये ख़वातीन भी, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसकी तीसरी बेटी हो रही है, उसने भी नहीं सोचा होगा, वो भी आगे निकल गई होगी इस सोच से कि ये तो नहीं हो सकता, कि ये तो नहीं हो सकता। लेकिन देख लें आदमी क्या कर रहे हैं। और इस आदमी ने क्या कड़ियां वाला यहाँ पे पेश आया वाक़या। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिम नदीम सज्जाद 2 बेटियों का बाप है, जिसकी बीवी एमन फातिमा उम्मीद से थी। अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला कि उसके यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश मुतवक्के है, जिस पर मुश्तइल होकर उसने बीवी को डंडों से मारना शुरू कर दिया। मुलजिम के बहनोई ने भी उसका साथ दिया। दोनों मुलजिमान फैमिली मेंबर्स इट्स सो फन, हाउस पिकनिक हो रही है ना जैसे। मतलब ये क्या मॉडल होता है इन फैमिलीज का? ये क्या सोच के किस एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए होते हैं कि इट इज़ ओके कि आओ मार दें, कत्ल ही कर दें और तुम भी आ जाओ और सारे मिल के पार्टी हो रही है। बजाय उसको रोकने के घर वालों ने उसका साथ दिया। और हुमा PTV इटसेल्फ पे, जब आपको पता है PTV का 8 बजे का ड्रामा देखा जाता था, हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं, ये बात बाकायदा महकमा बहबूद आबादी और सब और डॉक्टर्स और इस बात में मुत्तफिक हैं कि बच्चे की जिन्स का तयन मर्द की वजह से होता है। और आज हम दोबारा ये रिएटरेट कर रहे हैं कि बच्चे की जिन्स का तयन मर्द की वजह से होता है, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, जो अल्लाह ताला का निज़ाम है। मतलब थोड़ी सी अगर एजुकेशन हासिल कर लेते तो इनको पता चल जाता मारने से पहले और शायद अपने आप को मार लेते। बट आपको आगे भी बता दें कि पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को वैसे तो गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। अब तफ्तीश क्या सामने ही है सब कुछ जो हो रहा है। इन एनी केस जरा अपडेट लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद हमारे साथ हैं। हमाद, बता दें कि ऑब्वियसली बड़ा खौफनाक वाक़या रिपोर्ट हो रहा है पुलिस के मुताबिक। क्या हुआ था एग्जैक्टली ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये शख्स कौन था और अचानक से क्या हुआ कि उसने ये मारधाड़ शुरू कर दी? जी, बेटियों को जिंदा दरगोर करने की ज़माना जहलियत की रवायत को एक बार फिर दोहराया गया है, जिंदा किया गया है। और ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के इलाका खोड़ियावाला में पेश आया है, जहाँ पर शोहर की जानब से तशद्दुद करके अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया गया है कि उनके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो रही थी। और इस वाक़या का मुकदमा पुलिस की जानब से थाना खोड़ियावाला में दर्ज किया गया है। और इसमें मकतूला एमन फातिमा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उनके भाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसकी बहन की शादी 5 साल कबल नदीम अब्बास के साथ हुई थी और दोनों के यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हो चुकी है, जिसमें एक जो बेटी है उसकी उम्र 2 साल के करीब है, जबकि दूसरी बेटी की उम्र 11 माह तकरीबन इसमें रिपोर्ट की गई है। जबकि अब जो है मकतूला दोबारा से हामला थी और जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुमकिन तौर पर तीसरी बेटी की निशानदही होने पर इसके शोहर की जानब से उस पर तशद्दुद किया गया और इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया गया कि जो एमन फातिमा है उसकी मौत वाक़या हुई। और इसमें नदीम अब्बास के साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है वो मकतूल का बहनोई फूल अब्बास है, जिसको भी इस मुकदमा में नामजद किया गया है। मुकदमे में नामजद तो हो गए, गिरफ्तार भी हो गए। क्या उम्मीद रखें? पुलिस ऐसा मजबूत केस बनाएगी कि इनको मिसाली सज़ाएं मिलें पूरे इलाके के लिए, पूरी बरादरी के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, पर्टिकुलरली इनको सज़ा दी जाए, इनको एक एग्जाम्पल बनाया जाए? यू थिंक? इस वाक़े के बाद दोनों जो मुलज़मान हैं वो मौका से फ़रार हो गए थे और जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदल की जानब से इसका नोटिस लिया गया है और जिसके बाद पुलिस की जानब से एफर्ट्स करते हुए 24 घंटों के अंदर दोनों जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि अहकामात जारी किए गए हैं कि इस केस की तफ्तीश में तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के तमाम मराहल को मुकम्मल किया जाए और तमाम शवाहद को जमा किया जाए और इसका चालान जो है वो बर वक्त मुकम्मल करके सबमिट किया जाए ताकि मुलज़मान को जल्द से जल्द करार वाक़ई सज़ा मिल सके। बहुत शुक्रिया। मतलब इसके बारे में हम क्या कहें। अच्छा, ऐसे केसेस जो हैं, वैसे तो भाई की मुद्दईयत में केस हो गया, लेकिन हुकूमत को बीच में आना चाहिए क्योंकि ये तो एक नहीं ऐसे कई एग्जांपल्स बनने चाहिए तो शायद लोगों के माइंड जो हैं वो बदलें।
क्योंकि हमें आए दिन हम जितना, वही बात है कि हम प्रोग्रेस करते हैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स भी हम साथ साथ ले रहे होते हैं, क्योंकि इस किस्म की कोई चीज़ें निकल ही आती हैं। तो हुकूमत को बीच में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहिए। फैमिलीज पे बड़े प्रेशर्स होते हैं और हमने कितनी बार देखा है कि शुरू में तो बड़े वलवले से जाते हैं, ऑब्वियसली दे वांट जस्टिस फॉर देयर ब्रदर्स एंड यू नो, बहने भाई सारों के लिए, लेकिन फिर एंड में राजीनामे हो जाते हैं, सारी बात दब जाती है। ऑलमोस्ट ऑन एवरी केस हम यही किस्सा, क्योंकि जाहिर है मोस्ट लाइकली यही हुआ होगा कि बरादरी में, अगर ख़ानदान नहीं तो बरादरी में शादी हुई भी होगी और फिर सारे बैठेंगे, पंचायत होगी, राजीनामा होगा, सुलह होगा, ये होता है। और फिर अब वो 2 बच्चियां भी उस घर में ही हैं पहले से जो मौजूद हैं, जिनके बाप ने उनकी माँ को कत्ल कर दिया, तो अब वो लड़कियां, वो बच्चियां जो हैं 1-2 साल की, उस घर में ये सवाल उठना चाहिए ना, या तो हमारी कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ऐसी हों कि वो ले जाएं। वो माहौल ही इस किस्म का नहीं है कि वो 2 बच्चियां जो हैं वो वहाँ रह सकें। तो पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और सारा से कहेंगे कि मे बी शी कैन लुक इनटू इट। और जहाँ पे है 2 बच्चियां ऐसी घर में मौजूद हैं जिनके सामने उनकी माँ को डंडों से मार के मार दिया जाएगा बाप की तरफ से, और बाप भी अब अगर अरेस्ट हो गया तो वो बच्चियां किधर हैं? अच्छा, और सारी इस कहानी में मेरा तो दिमाग घूम गया है ये सोच के कि उस आदमी का बहनोई भी उसको मदद कर रहा था उसकी बीवी को मारने में। सो उस लड़के ने, उस आदमी ने अपनी बहन भी जिस घर में दी हुई है वहां भी माशाल्लाह कातिल लोग हैं। ये कौन है, क्या हो रहा है इधर? बड़ा ही ये सोच समझ के शादियां बच्चियों को जहाँ आप देते हैं तो ये बहुत ही, इस पे थोरो पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जा किधर रही हैं बच्चियां। अच्छा जी, अब ज़रा हम मौसम का हाल इसलिए बात करेंगे बिकॉज हमने ये अब नोटिस कर लिया है बड़ी अच्छी तरह कि जो जिसको कहते हैं ना फ्रीक नेचर जो हुआ है ये पूरी दुनिया में हुआ है, सिर्फ हमारा ही नहीं है। तो अपने मुल्क की बात करेंगे तो अक्सर इलाकों में मानसून की बारिशें हो रही हैं, लेकिन गर्मी और हब से रिलीफ नहीं मिल रहा है। परेशानी की बात यह है कि पंजाब और सिंध की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने आने वाले चंद दिनों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। साथ ही ये भी बताया कि आंधी और बारिशों से सोलर पैनल्स की तनसीब कमज़ोर पड़ सकती है। कराची में भी अर्बन फ्लडिंग के ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हफ्ते को शहर में थोड़ी सी बारिश हुई मगर ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया, अंडरपासेस में पानी जमा हुआ। चंद इलाकों में कल भी बारिश हुई, गर्मी की शिद्दत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 44 डिग्री की गर्मी महसूस हो रही थी। लाहौर में बारिश के बावजूद 36 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की जा रही थी। पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री फील्स लाइक थी। इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्रीज फील्स लाइक थी। गर्मी की शिद्दत का मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अच्छा, मुंबई में शदीद बारिशों के बाद शहरियों को अर्बन फ्लडिंग का भी सामना है और इसी तरह दुनिया के ठंडे तरीन मुल्क कनाडा में भी टेम्परेचर जो है वो 30 तक चल रहा है। वहाँ बिल्कुल इतने टेम्परेचर्स नहीं होते क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए 30 सुन के कहेंगे ना तो नॉट अ बिग डील, उनके लिए बहुत बिग डील है क्योंकि वहाँ होता नहीं है। वहाँ की बात करें तो बारिशों के बाद टोरंटो के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नज़र आ रहा है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो दुनिया को मुतासिर कर रही हैं। मतलब ये हमें ये कनाडा की विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं और जब देखते हैं तो गाड़ियों से चलो पता चल जाता है कि कोई बाहर का ही मुल्क है, लेकिन जो हालात हैं वो हमारे टाइप ही हैं। माहिर माहौलियात मौसमियात मरीम शब्बीर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरीम साहिबा। मरीम साहिबा, ज़ाहिर दुनिया में एक चेंजिंग वेदर पैटर्न्स बहुत अरसे से बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज दुनिया के बड़े मुल्कों के पॉलिटिकल कैंपेन्स का भी हिस्सा है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं क्या इससे? आप इस बात की तस्दीक करेंगी? हमारा खित्ता जी, जो जहाँ तक बात है क्लाइमेट चेंज की, आपने कनाडा की एग्जांपल भी दी है। ये तो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें कि ज़्यादा फ्लडिंग जो है वो बहुत सारे इलाकों में आपको नजर आती है। मैं जिस स्टेट में इस वक्त हूँ इसके कैपिटल में भी फ्लडिंग इस साल भी हुई है, पिछले साल भी हुई थी। इसी तरह कनाडा में अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन पिछले साल आपको फॉरेस्ट फायर्स नजर आई थी। इस तरह कुछ जगहों में फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर्स, हीट वेव्स, यूके में भी एक रेड अलर्ट जारी हुआ था, स्पेन में भी इसी तरह है। तो
आपको हर जगह, जर्मनी में फ्लडिंग, आपको हर जगह इस तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट इंपैक्ट आपको नजर तो आते हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मुतासिर पाकिस्तान को ये डिफरेंटली करते हैं, या किसी भी डेवलपिंग कंट्री को, चाहे वो पाकिस्तान है या एशिया को कोई भी मुल्क है, क्योंकि हमारे पास ना तो उस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ना तो हम इस तरह की आफात से कुछ सीखते हैं, और ना ही हमारे पास कॉन्टीजेंसी प्लान उस तरह से होते हैं। आप फ्लडिंग को सिर्फ देख लें तो कितने सालों से हो रही है, लेकिन हमसे मुराद गवर्नमेंट ने क्या सीखा, कम्युनिटीज को कितने रेजिलिएंट बनाया, उनकी कितनी ट्रेनिंग की कि मदद पहुंचने से पहले कोई इदारे उनके पास पहुंचे, उससे पहले वो खुद की मदद किस तरह से कर सकते हैं, या कितना गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और कितना इस बात पे इंप्लीमेंट करवा सकी है कि जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, खासतौर पर जो इंडस रिवर के अलोंग जो है वो हम देखते हैं कि बार बार वो कम्युनिटीज फ्लडेड होती हैं, बार बार वहीं पे वो अपने घर बनाती हैं। मरियम साहिबा, अगर हमारी अगर हमें लगे, ऑल्दो बात बहुत होती है, बिकॉज हम तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज के बहुत बात होती है, शायद उस तरह फंड्स जो हैं वो मुख्तस नहीं किए जाते कुछ चेंजेस के जितने शायद करने चाहिए, बट बाकी दुनिया में भी यही हो रहा है। जैसे अगर हम कनाडा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या व्हाट चेंजेस आर दे मेकिंग कि वो कुछ इसको कंटेन कर सकें, इस सिचुएशन को? जी हुमा, हर साल जो है वो सारे ममालिक जो है वो अपना 5 ईयर प्लान या 1 ईयर प्लान बताते हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे बाय द एंड ऑफ द ईयर हर साल डिस्कस होता है, और उसमें अपनी प्रोग्रेस भी बताते हैं कि कितने परसेंट रिन्यूएबल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और कितने परसेंट फ्यूल एमिशन को कम किया है। तो सारे ही ममालिक, खासतौर पर जो डेवलप ममालिक हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो एक बायस देखा है डेवलप ममालिक वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज में, वो ये है कि अपनी दफा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जिन्होंने करनी थी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल चीप होता है, वो उन्होंने कर ली, लेकिन उनका ज्यादा प्रेशर अपनी एमिशंस कम करने के बजाय डेवलपिंग ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया या ये जो दूसरे डेवलपिंग ममालिक हैं, इन पे होता है कि आप लोग काम करें। या चाइना तो खैर इससे आगे बहुत आगे निकल चुका होता है, उनको तो एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन भी चल रहा है डेवलप मुल्कों के साथ, इस वजह से भी एक अलग तरह का उनका फ्रिक्शन रहता है। लेकिन जो जिस तरह से इसके इक़दाम होने चाहिए और जिस स्पीड के साथ रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करना चाहिए, उतना है नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये लेसन लर्न होना चाहिए कि डेवलप ममालिक जो है वो इतना पैसा लगा के उन्हें फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया और इतनी हीट वेव्स और ये क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हैं, तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम साहब, हम अपने खित्ते की बात करें तो ये प्रेडिक्शन थी कि आने वाले चंद सालों में हमारा खित्ता, पाकिस्तान के बाद शहर अभी भी हमने देखा था, मगर तारीख के रिकॉर्ड टूटे हैं टेम्परेचर को लेके, और इंडिया के बहुत सारे शहर ये इनहैबिटेबल हो जाएंगे, लोग यहाँ नहीं शायद रह सकेंगे, क्योंकि अगर मामूल के मुताबिक 50 डिग्री सेंटीग्रेड 52 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा होगा, तो फिर जाहिर है सब कुछ तब्दील होगा इन इलाकों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मसला ये होता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी जो कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, हॉट कंडीशंस होती हैं, तो इसी वजह से आपकी इवेपोरेशन हवा में ज्यादा होती है, वो बारिश को इंटेंस बना देती है, इनकी ज्यादा बारिश, आपकी इरेटिक रेनफॉल होता है। और उस हिसाब से जो आपके जो नाले बनाए गए थे, जो सिटी प्लानिंग ओरिजिनली कराची की या इस्लामाबाद की या बड़े शहरों की बात करें, तो जो सिटी प्लानिंग आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले बनाई गई थी, उस तरह से बारिशों के हिसाब से नहीं बनाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कुछ चेंजेस बेसिक किए जाएं, जैसे कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको थोड़ा काबू करें, पानी के फ्लो के लिए जो है वो चैनल्स बनाए जाएं, जो वाटर के कैचमेंट है, पानी की वजह से कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो कम्युनिटीज के हर घर में एक रूल बना दिया जाता है कि आपको पानी कैच करना है, आपको कंजर्व करना है बारिश का पानी, और कुछ जो है वो ग्राउंड में एब्जॉर्प्शन के भी कुछ तरीके बना दिए जाए। तो उसमें ना ज्यादा फंड्स लगते हैं और ना ही बहुत ज्यादा आपको कैपेसिटी उसमें चाहिए, बस ये है कि पॉलिटिकल विल और जो गवर्नमेंट के सूबाई और फेडरल लेवल पर चाहिए, वो एक चाहिए, तो उसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं। राइट मरियम साहिबा, एक और चीज हमारी जो एक तान टूटती है ना, वो इस बात पे है कि जी हमारा ग्रीन कवर हमने बहुत कम कर दिया है। जब भी क्लाइमेट चेंज और इसकी बात होती है, हमें रिवर्स करना है, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि जी पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, और एक पूरी कैंपेन्स जो है, मुहिम जो है वो शुरू हो जाती है। यूरोप और वहाँ के ममालिक की तरफ देखें तो वो बड़े कॉन्शियस हैं अबाउट इट, वो अपना ग्रीन कवर बिल्कुल मेंटेन करते हैं, उनकी दरख्त भी होते हैं, सब कुछ। अगर यूरोप में आजकल देखें, उनको भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स रेज हुए हैं, जैसा हम अभी बता भी रहे थे, तो उनकी क्या वजह बनती है? चलें, हमारे तो मसले हैं, वहाँ क्या हो रहा है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो फॉसिल फ्यूल है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आपकी होती है, और ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट ये भी है कि आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है और हॉट कंडीशंस होती हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो जमीन होती है उससे पहले एक हीट वेव आती है,
और जमीन जो है वो सॉइल बहुत ज्यादा आपकी ड्राई हो जाती है। तो जैसे ही अचानक रेनफॉल होती है, आपकी जमीन रेडी नहीं होती उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आपको शहरों में या अर्बन फ्लडिंग या आपकी रिवर में जो फ्लडिंग के हैं वो ज्यादा आपको नजर आते हैं, इम्पैक्ट उस तरह से आपको नजर आते हैं। तो ऑफकोर्स इसका जो मेजर कल्प्रिट है वो तो फॉसिल फ्यूल है, लेकिन जो इसको इंटेंसिफाई करता है वो आपकी बैड गवर्नेंस और जो बाकी आपके जैसे ट्री कवर इतना आपका नहीं है। आप डेवलप्ड ममालिक में भी तो देखें आप, इनके कुछ जो फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन है, चूंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है तो बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से जहाँ पे फॉसिल फ्यूल वर्सेस आप दरख्त देखें तो वो दरख्त बेचारे क्या करेंगे अकेले। आप कंपटीशन बड़ा टफ है वहाँ पे, मतलब दरख्त बहुत ज़्यादा हमें अपना ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा। एक और स्टडी आई हुई थी कि जो एयर कंडीशनर्स हैं इनसे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये भी ग्लोबल टेम्परेचर्स में कुछ हद तक इजाफा कर रहे हैं हर साल, मतलब। और ये एयर कंडीशनर ज़ाहिर है इनका इस्तेमाल पर्टिकुलरली खत्ते के इन ममालिक में तो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या मतलब मरियम साहब ये एक विशियस सर्कल है ना। गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जो लोग पहले एसीज नहीं यूज़ करते थे, डिपेंडेंट नहीं थे, वो भी किसी तरीके से लगा ले। मतलब ये एक बिल्कुल एक सर्कल में फंसे हुए लोग हैं। जी बिल्कुल, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो आपके एसीज हैं, इनमें एरोसोल्स होते हैं और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो आपके हवा में कंट्रीब्यूट करके एब्सोल्युटली उसमें हीट में आपका बायस बनते हैं। लेकिन उसका हल भी ये है, आपके पास ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज हैं। आप जैसे रूम कूलर से रिलेटेड जो है वो आप देखें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको ऑनलाइन नजर आती हैं जो उनका मॉडर्न वर्जन है, और आप सोलर पैनल्स के साथ अगर आप उसको कनेक्ट करें तो इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मसला ये है कि जो गवर्नमेंट लेवल है उस पर हमें इस तरह की पॉलिसीज चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाएं कि वो आपको फाइनेंस कर सकें बैंक से, और इसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होती हैं उनमें आप कंपटीशन रखें, स्टूडेंट्स बहुत सारी इनोवेशंस करें। आप यूनिवर्सिटीज में देखें आए दिन आपको कोई ना कोई खबरों में आ रहा होता है कि स्टूडेंट ने सोलर रिक्शा बनाया या स्टूडेंट ने ये बनाया माहौल दोस्त के लिए या कार बनाई, लेकिन उनको मार्केट्स नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि मार्केट नहीं होगी तो वो आपकी रिसर्च जाया जाएगी और बाहर के ममालिक उससे फायदा उठा रहे होते हैं। पाकिस्तानी उस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट उससे फायदा नहीं उठा पाती है, और कुछ इसमें ज़ाहिर माफियाज आपके इन्वॉल्व हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी वो नहीं चाहती हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स आएँ, और इंडस्ट्रीज भी उन लोगों की हैं जो ज़्यादातर आपके पार्लियामान में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सिस्टम है और यही आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड भी नजर आता है। लेकिन बाहर के ममालिक में एटलीस्ट ये है कि बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं उनमें भी बेहतरी है, साथ ही साथ उनके पास रिसोर्सेज हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मरियम शबीर फॉर बीइंग विद अस। और एक दफ़ा फिर ये याद दहानी करानी कि हमें किस किस लेवल पे चेंजेस लाने पड़ेंगे टू कंट्रोल दिस। मतलब हर साल हम बैठ के दुहाइयाँ नहीं दे सकते कि देखें इस साल कितनी, हमें पता है कि इस साल पिछले साल से गर्मी क्यों ज़्यादा पड़ी और अगले साल इससे ज़्यादा भी पड़ेगी। वी नीड टू मेक सम कॉन्क्रीट चेंजेस। अगर हम ये रियलाइज़ कर लें ना कि दिस इज़ द थिंग जिस पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इवन बाय पॉलिटिकल पार्टीज जब कैंपेनिंग भी कर रही होती हैं, लोग भी इसको समझेंगे। अभी आप दुबई की एग्जाम्पल देख लें, दुबई, सऊदीया, ओमान, इन सारी जगहों पे ऐसी बारिशें स्टार्ट हुई हैं जो दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर, वो इक्विप्ड ही नहीं थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उनकी कंस्ट्रक्शंस उस तरह नहीं हुई। लेकिन अब वो भी बदल रहे हैं अपने आप को। दुबई में तो आपको पता है कि उन्होंने वो गोल्डन वीज़ा देना शुरू कर दिया है एनवायरमेंटलिस्ट को, जो आके ये सारा निज़ाम जो है इसको बदलने में, एक न्यू ऑर्डर लाने में उनकी मदद करें। उसके लिए खास कैटेगरी ब्लू वीज़ा की निकाली गई है। सो या द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड जो ममालिक हैं जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, डेवलप्ड हैं, वो अपने आप को उस तरह से तब्दील कर रहे हैं। और हम अभी इसी चक्कर में हैं कि हमने अपने जो बिजली घर हैं, जो हुकूमती हैं, वो किस स्टेज पे जाके प्राइवेटाइज करना है। इशू हम रिकग्नाइज कर चुके हैं अब, लेकिन हम उस तरह काम उस पर नहीं कर रहे परहैप्स जिस तरह करना चाहिए। सो वील गिव इट दैट मच। अच्छा जी, और भी बड़े मसले मसाइल हैं, चला ब्रेक के बाद मिलेंगे। ओके। अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जारी ऑपरेशन सिलेक्शन कमेटी से होता हुआ अब खिलाड़ियों की जेबों की मेजर सर्जरी तक पहुंच गया है। और आपको समझ आ जाएगी मेजर सर्जरी। यस बताती हूँ ना किस तरह। क्रिकेट बोर्ड ने बिग 3 को एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया है। और बिग 3 तो आपको पता ही है, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 नहीं खेल सकेंगे। और इससे पहले बोर्ड फास्ट बॉलर नसीम शाह को भी द 100 लीग के लिए एनओसी जारी करने से इनकार कर चुका है। और जिसमें बाय द वे अब जेबों वाली बात आ गई, नसीम शाह का मुआवजा कोई 4.5 करोड़ रुपए बनता था, वो अब नहीं होगा।
बिग 3 के मामले में क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है कि तीनों खिलाड़ियों और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद NOC जारी ना करने का फैसला किया गया है। बोर्ड के मुताबिक अगस्त 2024 से मार्च 2025 के दरमियान पाकिस्तान टीम को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के 9 टेस्ट, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, 14 वनडे और 9 T20 खेलना है। पाकिस्तान को अगले 8 माह में तीनों खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। बातें हो रही हैं कि ग्लोबल T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने वाले किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट से मुतसादिम नहीं, फिर भी बोर्ड ने खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं दी है। अब खिलाड़ियों का रद्द-ए-अमल देखना होगा, अपनी आमदन पर ज़र्ब, और वो भी करोड़ों में। कोई खुश नहीं होगा इससे। मैं भी खुश नहीं हूँ, और ख़ासतौर पे नसीम शाह को क्यों उन्होंने रोक दिया भाई? He really put in him, जितना वो कर, he even cried, remember वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है नसीम शाह को जाना, क्योंकि हमारा शुरू से डिस्कशन का पॉइंट यही रहा है कि जब ये ओवर एक्सर्ट होते हैं, ये इंजर होते हैं, ये लेथार्जिक होते हैं, ये थका चुके होते हैं, और बोझ कब पड़ता है जब इनको अपनी टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। समझ आ गई है। सो हम इसी पे बात करेंगे। सिकंदर बख्त तो हैं ही हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। एंड माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। सो पहले खबर लेते हैं, हम इसकी तफसील लेते हैं। माजिद भट्टी साहब बताइएगा, क्या रिएक्शन कोई आ रहा है, आ सकता है, क्या है इस फैसले की मजीद डिटेल? मतलब ये सोचना कि प्लेयर्स इसको बड़े आराम से कबूल कर लेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी फाइन, ये जरा हमारे लिए मुश्किल है। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा आपका। और देखें, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पीसीबी का जो पुराना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो तो 30 जून को खत्म हो गया। 1 जुलाई से नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने ऑफर करना था प्लेयर्स को, जो अभी तक ऑफर नहीं किया। देखें, ये कवानीन पहले भी मौजूद थे कि PSL के अलावा 2 फॉरेन लीग्स हमारे प्लेयर्स खेल सकते थे, लेकिन आपको पता है कि जब ये प्लेयर्स एक आम प्लेयर से किंग बनते हैं तो फिर उनके ऊपर कवानीन लागू नहीं होते। हमारे मुल्क में माजी में भी हमने देखा है कि जब प्लेयर बड़ा प्लेयर बनता है तो उसके बाद पीसीबी का कोई कानून उन पर लागू नहीं होता। लेकिन चूंकि अभी टीम T20 वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा सानिया हुआ, बहुत बड़ा डिबैकल हुआ, तो पीसीबी ने थोड़ी सी सख्ती की है। उम्मीद है कि ये कवानीन जो है, देखिए माजी में 2 के बजाय बास प्लेयर्स को 3-3 लीग्स की भी NOC दी गई। कवानीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके अफसरान ने खराब की है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों गैरी कर्स्टन, जैसन गिलेस्पी और जो पीसीबी के अफसरान थे उनके साथ मीटिंग के बाद अब यही तय किया है कि इनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, ताकि जब ये पाकिस्तान के लिए खेलें तो फ्रेश हो। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो चीज देखनी है कि इन सख्तियों के बाद क्या प्लेयर्स जो पीसीबी उनको इतने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट कबूल करते हैं या नहीं करते। दुनिया में हमने अभी न्यूजीलैंड में केन विलियमसन ने किया कि क्रिकेट न्यूजीलैंड ने जब उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया, और भी दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी उस वक्त सामने आएगी जब पीसीबी बाज़ाब्ता उनको नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगा। लेकिन जो पैसों की बात है, जो 3 साल का पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे पर पीसीबी। अच्छा, ये केन विलियमसन वाली कहानी, वो मतलब नहीं जीत सके थे, बाहर हो गए थे, उस वजह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज किया था, या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे तहफ्फुज़ात भी थे? नहीं, उनके देखें दूसरे मुल्कों में, ये हमारा मुल्क एक अनोखा मुल्क है अब्दुल्ला के। हमारे मुल्क में प्लेयर्स खेल से बालातर होते हैं। दुनिया में प्लेयर्स जो है वो अपना एहतसाब खुद करते हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो यानी केन विलियमसन की तो बिल्कुल ही एग्जाम्पल डिफरेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने तो जगह खाली की और यंगस्टर्स को आने का एक मौका भी मिलेगा ऑब्वियसली इफ ही इज विकेटेड दैट स्पॉट। अच्छा सिकंदर, रिएक्शन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब उनको NOCs, ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है उनके लिए, रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक एवेन्यू है रादर। खुश तो कोई नहीं होने वाला। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होगा और प्रोटेस्ट होंगे? अभी मैं आप लोग का शो देख रहा था तो उसमें हुमा आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया था कि 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। तो ये फ्रेज जो है ना पीसीबी के ऊपर आ रहा है। क्या पीसीबी 3 कदम आगे बढ़ रहा है? मैंने बहुत सी चीजें लिखी हैं कि जो उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, अभी मौजू कोई और है।
तो अभी अगले प्रोग्रामों में हो सकता है मैं उस पर डिस्कस करूं। और अभी मौजूद ये है कि क्या उनकी पीसीबी ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो मैं भट्टी साहब वगैरह जब हम ऑफ एयर बैठे होते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी वहाब रियाज इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। वो इसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में कोई आदमी गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर या स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं लगता जब तक कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना। अगर वो पावरफुल है तो लगता है, वरना कोई किसी की मतलब मजाल नहीं है कि कोई आ जाए उठा के किसी ट्रक ड्राइवर को पीआईए का डायरेक्टर बना देंगे अगर वो पावरफुल है। तो ये भी होता है हमारे यहाँ। तो वो बहुत पावरफुल थे मगर उनको हटाया है। दैट्स अ गुड वन स्टेप फॉरवर्ड। और उनको ये पता होगा नकवी साहब को कि किसने उनको गलत एडवाइस दी कि रिटायर्ड प्लेयरों को वापस लेके आओ, तो उस्मान खान को लेकर आ जाओ, इब्रार को ले जाओ, ना खिलाओ। ये सब वहाब रियाज को पता होगा, इसलिए कि ही वाज द मैन, तो उन्होंने उनको हटा दिया। दैट वाज अ गुड, मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा। मगर सारा खेल ये है कि आप लोग अभी कह रहे थे कि इन बच्चों का इतने पैसों का क्या होगा। तो यार ये तो वो बच्चे हैं जो $25 पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आपको तो खुद पता है कि कितनी हमारी बदनामी हुई। बराबर का मुल्क ने हमें इतना जलील किया है, इतना जलील किया कि आपने खुद देखा होगा कि जी ये $25 में अगर किसी को खरीदना है, तस्वीर खींचनी है, तो ये इतने पैसों के बावजूद ये हरकत करते हैं। क्या कोई इसका देखें एक ही इलाज है, वो है सिस्टम बना। मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हमारे डिजिटल पे भी आ रहा होता है सिकंदर पर सिस्टम मांग रहे हैं, तो सिस्टम है कहाँ? यू हैव टू हैव अ सिस्टम। मैं उस मीटिंग में गया था लाहौर की, तो उस मीटिंग के अंदर जब मैंने जिक्र किया कि राहुल द्रविड़ 3 साल अंडर 19 के कोच रहे हैं, तो हमारा एक क्रिकेटर जोर से बोला जी उनको इतने पैसे जो मिलते हैं। मैंने कहा भाई पैसे, इधर भी आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, हमारा क्या क्रिकेट बोर्ड कम पैसे देता है? मेरे पास एक क्लिप आई हुई है, आई डोंट नो, भट्टी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार किसी इंडियन जर्नलिस्ट से जरूर ये पूछें। उसमें ये आ रहा है कि विराट कोहली को 60 लाख रुपीस मिलते हैं पर मंथ, 7 करोड़ इन अ ईयर। तो ये चीज जरा कंफर्म करें कि वाकई क्या ये सही है या गलत है। तो इतने पैसे तो हमारे वाले को भी मिल रहे हैं, 60 लाख रुपए उसको भी मिल रहे हैं, और इंडियन को तो खेलने की इजाजत ही नहीं है कोई लीग, वो आईपीएल के अलावा कहीं खेल ही नहीं सकता, फिर भी वो खुश है। तो हमारे वाले को क्या तकलीफ है? जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वो ऑडी में घूमता है। तो भाई कोई बना लिए ना पैसे आपने। तो आपको देखिए पाकिस्तान का तो कोई सोच ही नहीं रहा। अभी आप लोगों ने बात की कि जी नसीम शाह, तो भाई पाकिस्तान का क्या होगा? जिसने आपको बनाया, जिसने आपको नाम दिया, आज पाकिस्तान में कोई हिटलर आ जाए तो क्रिकेट बोर्ड पे और कह दे कि भाई आप लोग जाएं, नहीं खिलाते आपको, हम नई टीम खिलाएंगे, हार जाएं हम, कोई बरवानी हम नहीं बनाएंगे। ऐसे सिकंदर इधर एक बात और भी है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, भी एक स्टेप बैक लेते हैं मेरा ख्याल है। बड़े इनके कॉन्ट्रैक्ट और पैसों की हम बात कर रहे हैं सिकंदर, इंडियन मीडिया में क्रिकेटर्स के कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल्स हैं, वो उस तरह उस लेवल की बातें नहीं होती जो हमारी नजर होती है वैसे उन पे। ये डिफरेंस है। मेरे पास एक है क्लिप जिसमें उन्होंने पूरा बना के भेजा है कि भाई कोहली कितने। चलें हम उसकी तस्दीक करेंगे, फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अभी ये है अभी ये बता दीजिए। जी अब्दुल्ला, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे बड़ा अलमिया या इस मुल्क का, जैसे अभी भट्टी साहब ने विलियमसन की मिसाल दी, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते। हमारे लिए एक बड़ा प्लेयर एक भगवान हो जाता है। हमारे यहाँ इतने भगवान हैं, हर दौर में एक भगवान पैदा हो जाता है जिसके लोग पूजा कर रहे होते हैं और जनाब वो आपे से बाहर हो जाता है। आप रूल बनाते ना, एक रूल की सेट हो जाए कि दिस इज द रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो। मगर हम शख्सियत परस्ती हमारी सियासत में भी है और जाहिर है वो फिर हमारे हर शोबे में नजर आती है, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो खिलाड़ी हो। बट भट्टी साहब, डू यू थिंक ये मेजर्स लेने से हमारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे? मतलब कितना कॉन्फिडेंस रखें हम कि जी ये बिग 3 को अगर एनओसी नहीं मिलेंगे तो बड़ा कोई असर पड़ेगा? इससे सिस्टम कहाँ ठीक हो रहा है? या ये इनको अभी एनओसी ना देना नागुज़ीर था क्योंकि आगे हमारे इतने टूर्नामेंट्स हैं जिसका भी हमने जिक्र भी किया। बता दें कि नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मतलब व्हाट आर यू फोरसीइंग कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंजेस होंगे? अमाउंट तो चेंज नहीं होगी बट कैटेगरीज लोगों की चेंज होंगी। डेफिनेटली कोई क्लॉजेस वगैरह तो होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट में। जी देखें, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस भी सेम होंगी हुमा, लेकिन मसला वही है कि जब पाकिस्तान टीम जीतने लग जाएगी और ये बिग 3 या इनके अलावा जो हमारे बड़े प्लेयर परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी टर्म डिक्टेट करवाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं होता, बदकिस्मती से ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है।
देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होगा, पैसे जो पिछले साल जो उनसे मुआहदा तय पाया था वैसे ही पैसे होंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि एक प्रेशर बिल्ड हुआ है क्रिकेट बोर्ड पे कि जी हमारे प्लेयर जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इस वक्त पीसीबी ने थोड़ा एक्सीलेटर दबाया हुआ है। लेकिन जब ये मामला नॉर्मल हो जाएंगे, पीसीबी के ऊपर भी प्रेशर खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना है कि ये कवानीन जिन पर अमल होना चाहिए हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि माजी में तो इसकी मिसालें नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने तो दावा किया हुआ है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही हो। देखिए जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं वहां पर सख्ती से प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में रहते हैं। अब ये सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं इंडिया की, इसका भी पैसे भी उनके चेक कर लेंगे, लेकिन इंडिया में बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनके यहाँ जो जाती मामलात हैं वो मीडिया में नहीं आते। अब थोड़ा सा विराट कोहली की निजी जिंदगी के बारे में मीडिया में आना शुरू हुआ था, तो उन्होंने फैसला किया है कि वो इंडिया से शिफ्ट होकर मुस्तकिल तौर पर अपनी बीवी और बच्चों के साथ लंदन जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ कुछ हमारे बदकिस्मती से मीडिया के दोस्त हैं, वो खिलाड़ियों के तर्जुमान बने हुए, और मीडिया जिसको चाहता है उठा लेता है, जिसको चाहता है उसको गिरा देता है। वैसे I have a problem with this term Big Three as well that we are using, मतलब वो फिर तो Big Three करके हमने फिर हम इसको स्टैंप लगा रहे हैं, ऑल दो हैं वो हमारे वैसे। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट है कि चले लड़कों ने खराब परफॉर्म किया, लेकिन जो इनडिसिप्लिन की कहानियां आई T20 वर्ल्ड कप में, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन प्लेयर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा या नहीं लेगा? ये बहुत अहम सवाल है, इनफैक्ट ये सबसे अहम सवाल है। आई विश वी हैड मोर टाइम टू डिस्कस दिस मोर। बहुत शुक्रिया आपका सिकू, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, और हम ब्रेक ले रहे हैं। सी यू इन अ व्हाइल। अच्छा जी, एक हमारी उम्मीद जो बहुत रोशन है ओलंपिक्स मेडल के लिए, वो है अरशद नदीम, हमारे ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स मेडल जीतने के लिए बहुत पुरअज़्म भी हैं और इन दोनों भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी वो बहुत अरसे से कर रहे हैं बाय द वे, और वो बड़ी डिलिजेंटली तैयारी करते हैं, मतलब एग्जैक्टली रियली एज क्लोज टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ही इज देयर टू विन इट। और आपको पता है ना, वो एक दफ़ा लग जाए ना, जीत चुके हैं वो इतनी बार इंटरनेशनल इवेंट्स में, दैट ही नोज दैट ही कैन इफ ही ट्राइज। उन्होंने मेंशन किया, जाहिर है पता ही है सबको कि मुल्क में और बैरून मुल्क ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है, और उनकी तैयारी अच्छी है। मुकम्मल फिट रहे तो रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा देंगे। और अरशद, हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस आपके लिए। गुड लक। सीरियसली किसी से उम्मीद है तो आप ही से है। Yes. Not that we want to put pressure on you. नहीं कर रहे हैं, हम आप पे प्रेशर का दबाव नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर भी रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, we're going to see you tomorrow.